Hello, my dear NEET aspirants. Welcome to Magnet Brains IIT JEE and NEET चैनल. मैं आयुषी, आपकी केमिस्ट्री फैकल्टी, आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, अब ये जो सेक्शन है भाई, ये हमारे लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे आते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, काफ़ी ईयर्स के एनालिसिस में हमने देखा है कि इस सेक्शन से प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की, है ना. तो इसकी किस तरह से अप्रोच रहेगी, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में जानेंगे और साथ ही साथ डीपीपी के थ्रू हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो ओके. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर और इससे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा नीट कोर्स मॉड्यूल डिस्कस कर लेती हूँ. चलिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन. किसी भी चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको सीक्वेंशियली मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस. तो ये तो पहली चीज़ होती है. दूसरी चीज़ क्या होती है कि वंस वी आर डन विद द कंप्लीट चैप्टर हम उसके क्वेश्चंस लगाते हैं. ठीक है, चैप्टर तो ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाते हैं. मतलब जो भी हमने जितना भी कंटेंट कवर किया है, जितने भी लेक्चर्स कवर किए हैं, उसकी आपको डीपीपीज मिलती जाती हैं रेगुलर इंटरवल पर. अब हर लेक्चर की डीपीपी मिले, दिस इज नॉट नेसेसरी, लेकिन 2-3 टॉपिक्स को क्लब करके आपको डीपीपी जरूर मिलती है. रीजन इज क्योंकि हमें आपसे सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चंस करवाने हैं. ठीक है, चलिए, तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मिल जाता है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपको magnetbrains.com पर डायरेक्टली मिल जाने वाला है सब कुछ जो भी आपको चाहिए. डीपीपीज चाहिए, वीडियो सॉल्यूशंस चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, सब कुछ. ठीक है, चलिए, अब डीपीपीज हमारी क्या हेल्प करती हैं कि जो भी हमने लेक्चर किया है आज कवर, क्या हमसे उसके क्वेश्चंस बन पा रहे हैं या नहीं. क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं अक्सर कि लेक्चर तो देख लेते हैं लेकिन उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते. वो वही नहीं करते जो आपको नीट वाले दिन करना है. तो ये तो बड़ा डिसएडवांटेज हो गया ना. ये तो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी सी चीज़ होगी कि हम क्वेश्चन ही नहीं लगा रहे जो हमें असर डे फेस करने हैं, एग्जाम डे फेस करने हैं, है ना. तो क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस आप अपनी बनाए रखेंगे और डीपीपीज इसमें आपकी मदद करता है कि जो भी आपने लेक्चर कंप्लीट किया है उससे कितने क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये इस चीज़ की प्रैक्टिस वो आपसे करवा दे. ठीक है, तो डीपीपीज का ये इंपॉर्टेंस है, हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होता है ये चीज़, जो कि काफ़ी सारे अधिकतर स्टूडेंट्स करते हैं और यही रीज़न होता है उनके सिलेक्शन ना होने का. आपने देखा होगा कि नीट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें भारी मात्रा में, बहुत लार्ज नंबर्स में एप्लीकेंट्स रजिस्टर होते हैं, लेकिन सिलेक्शंस केवल कुछ का होता है. रीज़न क्या है भाई? वही अप्रोच. आपने किस तरह से अपनी प्रैक्टिस रखी है, क्या आपने अपनी प्रैक्टिस केवल चैप्टर ओरिएंटेड रखी है, थ्योरी ओरिएंटेड रखी है, या फिर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन ओरिएंटेड रखी है. तो क्वेश्चन ओरिएंटेड प्रैक्टिस आपको ले जाएगी मेडिकल कॉलेज तक, क्योंकि जो चीज़ आने वाली है भाई हमने उसी की प्रैक्टिस कर ली है. ठीक है, अगली बात करते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सोल्यूशन वीडियोस की. ये भी आपको इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन मिल जाता है. एक तो आपको जो पीडीएफ मिलता है उसमें सोल्यूशंस रहते हैं, लेकिन अब साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी तो होना चाहिए क्वेश्चंस का कि भाई किस तरह से प्रोसीड करना है क्वेश्चन को लेकर, है ना. तो वही चीज़ है यहाँ पर आपको सोल्यूशन वीडियोस में मिल जाएगी. जितने क्वेश्चंस आपसे बन गए हैं उतने आप कर लीजिए. ठीक है, जो नहीं बने हैं उनको सोल्यूशन वीडियो से रेफर कर लें. परफेक्ट. ठीक है, चलो, अब चैप्टर वाइज एमसीक्यूज. इसमें पर चैप्टर आपको एमसीक्यूज मिलते हैं. मतलब एक बार हमने अपना चैप्टर पूरा कर लिया है उसके बाद आपको उसके सारे एमसीक्यूज मिल जाने वाले हैं. चलिए आगे देखते हैं पीवाईक्यू वीडियोस. ये जो होता है हमारा बहुत ही आप समझो टिकट टू फिनाले है. रीज़न क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या होता है, आपके जितने भी चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये चैप्टर वाइज हम करवाते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ है ये चैप्टर वाइज होती है. हर चैप्टर के बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं. रीज़न यही है कि ये हमें क्या दिखाता है भाई, असल पिक्चर दिखाता है जो हमें एग्जाम डे दिखने वाली है. बिल्कुल, ये इसमें वही क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं जो उस चैप्टर से
पुराने सालों में, पिछले सालों में पूछे गए, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी प्रैक्टिस हम जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हम एनालाइज कर पाएंगे कि भाई हाँ, इस चैप्टर के इस सेक्शन से क्वेश्चन निकल कर आता है। और अगर सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा होगा, आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, आपको समझ आ जाएगा पैटर्न भाई कि इस वाले टॉपिक से यही क्वेश्चन बनकर आएगा। और इसकी हमारी प्रैक्टिस है, टाइम भी नहीं लगेगा, आप फटाक से टिक मार्क लगा दोगे करेक्ट आंसर पर, ठीक है। तो ये कुछ पर्क्स होते हैं, अच्छी चीज़ें, अच्छी प्रैक्टिस में अगर आप लाओगे तो आपको डेफिनेटली एडवांटेज मिलने वाला है। चलिए, फिर होते हैं डाउट सॉल्विंग सेशंस। अब डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके नीट कोर्स मॉड्यूल का हिस्सा है। यहाँ से तो हम पढ़ा देते हैं आपको चीज़ें, आप इंटरेक्ट भी करते हैं कमेंट बॉक्स में हमारे साथ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिंस हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं तो 1-to-1 इंटरेक्शन भाई कैसे हो पाए, स्टूडेंट अपनी बातें हम तक कैसे पहुँचा पाए, तो उसके लिए ये लाइव सेशंस रखे जाते हैं, ठीक है। चलो, फिर वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न भी आपको मिल जाता है थ्रू वीडियोज़। हम आपको बता देते हैं या कन्वे कर देते हैं, आप तक पहुंचा देते हैं कि क्या पैटर्न है एग्जाम का जो आप देने जा रहे हो, कितने क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, क्या मैक्सिमम मार्क्स है, हर सेक्शन कितने मार्क्स का है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आप तक पहुंचा दी जाती हैं। और अगर पैटर्न में कुछ चेंज है, जैसे अभी रिसेंटली हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड, तो उस तरह की बातें आपसे कर ली जाती हैं, आप तक पहुंचा दी जाती हैं। चलिए, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशंस भी बीच में होते रहते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम प्रेपरेटरी फेज में होते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो बनता है भाई, ह्यूमन नेचर है, क्योंकि इतना सारा पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों की वजह से जो ओरिजिनेट होता है वो स्ट्रेस, लेकिन इसको मैनेज करना हमें आना है, तभी अगर हमने इसको ओवरकम कर लिया तो बस हमारा काम हो गया, ठीक है। तो ये एक आपके मॉड्यूल का हिस्सा है, इस तरह के सेशंस बीच बीच में होते रहेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जाम, अगर कोई एग्जाम से रिलेटेड ऐसा नोटिफिकेशन आया है कि ये चेंजेस हुए हैं या अब एग्जाम होने वाला है, एग्जाम डेट से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आया है, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आया है, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी कोई नोटिफिकेशन आया है, या फिर इस तरह की बातें जैसे एग्जाम पोस्टपोन हो गया, रिवाइज्ड डेट आ रही है, ऐसा कुछ भी अगर अपडेट आता है तो वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। हम सिर्फ आपसे रिटर्न में इतना चाहते हैं कि आप हमारी वीडियोस फॉलो करें, रेगुलरली देखें, ताकि आपकी प्रेपरेशन लैग ना करे, ठीक है। और जैसा जितना बताया जा रहा है आप उस चीज़ को फॉलो कर लेंगे तो योर टास्क विल बी डन, ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो, अब फिर इसके बाद आपके मॉड्यूल में चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन भी इंक्लूडेड है। ये कब हम करवाते हैं, जब हमारा एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, उसके बाद हम चैप्टर वाइज वन शॉट करवा लेते हैं। और वन शॉट वीडियोज़ में क्या होते हैं, कोई भी थ्योरेटिकल बातें नहीं होती हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं, ठीक है। चलो, फिर है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। तो इतनी सारी चीज़ें आपके नीट कोर्स मॉड्यूल में है और ये आपके तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए साथ ही साथ डिज़ाइन की गई हैं। चलिए आगे, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे एंड आज का टॉपिक है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप बोलोगे मैम एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तभी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल पाएंगे, ऐसी बात आप समझ लो, ठीक है। और एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की बहुत सारी स्टेप्स हैं, हम एक एक स्टेप को अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब हमारे टॉपिक के साथ। An empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms. Empirical formula भाई क्या represent करता है? Simplest whole number ratio. Simplest whole number ratio. Simplest whole number ratio का मतलब क्या होता है? जैसे for example मैंने लिखा है क्या लिखा है मैंने लिख दिया है N4O10, इस तरह से मैंने लिख दिया है। अब आप ये मत समझना कि ये कुछ एक बेसिक कंपाउंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिया। इसको हम और रिड्यूस्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? N2O5 लिख सकते हैं ना इस तरह से,
क्या हम इसको और ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन फिर जो वैल्यू आएगी वो हमारी होल नंबर नहीं होगी, वो फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहीं इसी स्टेप तक रुक जाना है जब तक हमें होल नंबर्स मिलते रहते हैं। और ये जो है हमारा क्या हो गया भाई, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। क्यों? क्योंकि इसको फर्दर हम किसी रिड्यूस टर्म में नहीं या और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। एक काम करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फिर सवाल आने लगता है मैम ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता, तो डोंट वरी, हम इसको चेंज कर लेते हैं। आप सिर्फ इतना समझो A4 एंड B10, ठीक है, अभी चलेगा। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, A2 एंड B5, अभी परफेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। एंड सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ वेरियस एटम्स, मतलब ये जो भी एटम्स हैं, पहले 4 और 10 था रिस्पेक्टिवली, अब क्या हो गया 2 एंड 5। हर एटम के लिए हमने एक सिंपल नंबर अलॉट कर दिया है। तो इट शोज द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, whereas the molecular formula shows the exact number of different types of atoms present in molecule of a compound। लेकिन molecular formula भाई क्या रिप्रेजेंट करता है? molecular formula आपको बताता है कि exact कितने number of atoms present है। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, हमारे पास कंपाउंड है C12H22O11। ठीक है, क्या है ये, क्या फॉर्मूला है? मैंने आपसे पहले भी पूछा है लेकिन किसी ने भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया है, लेकिन इस बार आपको देना पड़ेगा। इस कंपाउंड का नाम क्या है? व्हाट इज इट्स नेम? कॉमन नेम बता दो चलेगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स कितने प्रेजेंट हैं। कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। ठीक है, तो इतने इतने एटम्स भाई इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, लेकिन ये तो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। इट इज शोइंग एग्जैक्ट एटम्स। फिर इसी से हम क्या निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही हम क्या निकाल लेते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या निकाल लेते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो कि हमें बताता है कि सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। तो इसकी कुछ सिंपलेस्ट रेशियो हो पाएगी क्या, आप मुझे बताओ। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 12, 22 और 11 तीनों को ही एक साथ डिवाइड कर सके? क्या आपको लगता है ऐसा कोई नंबर? आई डोंट थिंक सो, ऐसा कोई नंबर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है यही इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कहलाएगा। ठीक है, यही इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसे फर्दर नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। इट इज C12H22O11। ठीक है, अच्छा दूसरी बात देखेंगे। चलिए C6H12O6 अगर मैं ले लेती हूं, तो ये तो हो गया भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने जाते हैं तो आप देखो इन नंबर्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 6 से। 6 से डिवाइड किया तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6। ठीक है, तो CH2O ये हमें क्या मिल गया, सिंपलेस्ट होल नंबर में इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया सिंपलेस्ट होल नंबर्स में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर बात है इतनी? क्या इतना सभी को क्लियर है, ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो यही आपसे बोला था कि एन एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। C6H12O6 था तो CH2O इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया।
ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा है। क्लियर है इतना? चलो, तो ये जो होता है बेसिक डिफरेंस होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला को आप बोल सकते हो कि वो स्केलेटन होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिर्फ ढांचा बता देता है कि हाँ भाई इतने इतने एटम्स हैं, लेकिन किस रेशियो में प्रेजेंट है ये नहीं बताता है। क्लियर है? तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। चलिए, दूसरी चीज, इफ द मास परसेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन, क्या? मास परसेंट, तो हम उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला इजीली बता सकते हैं। क्या बोला है? अगर मास परसेंटेज पता है तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, क्या बोला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी फर्दर ऑब्टेन्ड इफ मोलर मास इज नोन, और अगर मोलर मास हमें पता है तो हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपको, अगर इस चीज़ की इंफॉर्मेशन है, ये चीज़ आप ध्यान रख पाते हैं, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पर आपको पता लग जाएगा कि डाटा सफिशिएंट है या डाटा इनसफिशिएंट है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मास परसेंटेज नहीं दिया हो या मोलार मास नहीं दिया हो और आपसे पूछ लिया हो कि भाई बता दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो आप टिक करेंगे डाटा इनएडिक्वेट पर, ठीक है, मतलब डाटा इनसफिशिएंट है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, इतना वैसे नहीं फंसाएगा एग्जामिनर, लेकिन आपको पता होना चाहिए एज ये डाटा हमें आगे देखने को मिलेगा जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। चलो, बहुत इजी है लेकिन स्टेप वाइज है। स्टूडेंट्स, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप एक एक स्टेप याद रख पाएंगे, वरना आप स्टेप ऊपर नीचे कर दोगे, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी स्टेप्स हैं, हमें स्टेप वाइज एक एक चीज़ ध्यान में रखनी है। चलो, क्या बोला है यहाँ पर? क्या बोला है? अगर हमें क्या पता है? मास परसेंटेज पता है। देखो, इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, है ना। मास परसेंटेज नोन, तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या डाटा है? मोलर मास इज नोन, मोलर मास पता है ना सभी को, तो हम क्या नोट डाउन कर सकते हैं? क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए, ठीक है, इतना ये स्लाइड क्लियर है, इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। वैसे आपको इसके नोट्स खुद से बनाने हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स रखेंगे सभी, ठीक है। ऐसे बिल्कुल स्क्रीनशॉट्स के भरोसे नहीं रहेंगे, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो हम स्क्रीनशॉट नहीं ढूंढेंगे बैठकर कि कौन सा स्क्रीनशॉट कहाँ पर है, ठीक है। तो अपने नोट्स खुद से बनाने हैं, अपने आप बनाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब है स्टेप वाइज सोल्यूशन कि हम कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो चलो समझते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है और बेस्ट प्रॉब्लम है समझने के लिए कि हम किस तरह से एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलो, तो क्वेश्चन कहता है या प्रॉब्लम कहती है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन। परसेंटेज दे दिया है, ये क्या है? 4.07%। मास परसेंटेज दे दिया है, ठीक है, मास परसेंटेज दे दिया है। चलो, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। ये इनको सबको टोटल करोगे ना आप तो 100% निकल कर आएगा, ठीक है। तो हम कंपाउंड में 4% हाइड्रोजन, 24% कार्बन एंड 71% क्लोरीन लेकर चलेंगे। 100 ग्राम्स ले लेंगे कंपाउंड को, ठीक है। सबसे पहले इस परसेंटेज को हमें क्या करना है? इन ग्राम्स करना है, ये हमारी सबसे पहली स्टेप होगी, ठीक है। चलो, अभी तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इतना इतना भाई हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का क्या है? बाय परसेंटेज मास हमें डाटा दिया है। अब
इसका मोलर मास भी दे दिया है। मोलर मास इस कंपाउंड का है 98.96 ग्राम्स। 98.96 ग्राम्स है इसका क्या भाई, मोलर मास। अब जब मोलर मास उन्होंने दे दिया है तो आपको नहीं लगता कि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे, क्योंकि मोलर मास ही तो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, चलो व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आपसे पूछा है। ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज टू ग्राम्स। स्टेप वाइज लिखते जाएंगे, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज टू ग्राम्स। स्टेप नंबर 1, परसेंटेज टू ग्राम्स। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितना परसेंटेज गिवन है, 4.07%। कार्बन कितना परसेंट गिवन है, 24.27%। और क्लोरीन कितना प्रेजेंट है, 71.65%। ठीक है, अब जब मैंने टोटल करते हैं ना जब हम, तो हमें मिलता है कितना, पूरा का पूरा 100%। ओके, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो हमारा कंपाउंड है वो पूरे 100 ग्राम का है, और 100 ग्राम में इतने इतने ग्राम ये सारी रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4.07 ग्राम्स पर सेंट, मतलब होता है पर 100, 4.07 पर 100 ग्राम्स, है ना। फिर 24.27 ग्राम्स एंड 71.65 ग्राम्स। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, सिंस वी आर हैविंग अ मास परसेंट, it is convenient to use 100 grams of the compound as the starting material। परसेंट, मास परसेंट मतलब होता है मास पर 100। इसको लिख लो, कैसे कर दिया मैम ये ग्राम्स में, मास परसेंट मतलब होता है मास पर 100 ग्राम्स, मतलब मास ऑफ ईच हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन पर 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स में कितना कितना मास इनका प्रेजेंट है वो हमें डायरेक्ट डाटा मिल जाता है अगर मास परसेंटेज गिवन हो तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो सिंस वी आर हैविंग मास परसेंट, इट इज कन्वीनियंट टू यूज 100 ग्राम्स, जो हमने ले लिया है। 100 ग्राम में 4.07 ग्राम हाइड्रोजन है, 24.27 ग्राम कार्बन है एंड 71.65 ग्राम्स क्लोरीन है। ठीक है, thus in 100 ग्राम सैंपल ऑफ द अबव कंपाउंड, इतना हाइड्रोजन, इतना ग्राम, 24.27 ग्राम कार्बन एंड इतना क्लोरीन आर प्रेजेंट। बात खत्म। ठीक है, सबसे पहली स्टेप ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। चलिए आगे की नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2 आपकी है कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। सबसे पहले हमने क्या किया, परसेंटेज टू ग्राम्स किया। स्टेप नंबर 2 है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब हमें वो जो ग्राम्स है, स्टेप 2 है ग्राम्स टू नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट करना है, n, स्मॉल n। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ मोल्स में हम किसी भी चीज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, n इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब एटम है तो एटम का, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का, फॉर्मूला यूनिट है तो फॉर्मूला यूनिट का। क्लियर बात है इतनी, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं सभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स अब क्लियर कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास ग्राम्स में सभी का मास था, है ना। हाइड्रोजन का कितना था भाई, 4.07 ग्राम्स। फिर कार्बन का कितना था, 24.27 ग्राम्स। और क्लोरीन का कितना था, 71.65 ग्राम्स। ठीक है, तो ये सब क्या हमने निकाल लिया था इन ग्राम्स, परसेंटेज से ग्राम में कन्वर्ट किया और फिर अब ग्राम से मोल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं।
परसेंटेज से ग्राम्स में किया, ग्राम्स से मोल्स में कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाइड्रोजन का गिवन मास कितना है भाई 4.07, मोलर मास कितना है 1 ग्राम या 1.008 आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें कितना दे देगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन से भी हम काम चला लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होल नंबर में हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए जस्ट 4, फिर या 4 पॉइंट समथिंग आएगा, एग्जैक्ट डाटा आप यहाँ पर से देख सकते हो। सिमिलरली कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो कार्बन का हमें पता है गिवन वेट 24.27 है और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है 12 ग्राम्स। सो 12 2 टाइम्स जाएगा 2.02 समथिंग, ठीक है। तो 2.02 हमें इसका मिल जाता है, 4.04 इसका मिलता है, 2.02 नंबर ऑफ मोल्स हमें कार्बन के मिल जाते हैं, ठीक है। फिर सिमिलरली क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालना है तो 71.65 गिवन वेट है और मोलर मास कितना है इसका एटम का क्लोरीन का, हाउ मच, इट इज 35.5। तो वो हमें अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू देगा 2.02, क्या मिला 2.02 मोल्स। तो इस तरह से हमने सभी के मोल्स निकाल लिए, ठीक है। चलो, तो कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट कैसे करेंगे, डिवाइड द मासेस ऑब्टेन्ड दैट इज इन ग्राम्स, मासेस जो हमें ग्राम्स में मिले थे बाय रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस, जो भी एटॉमिक मासेस थे उनके हमने उसी से डिवाइड किया है, ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, दिस गिव्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द कंपाउंड, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है, हमने नंबर ऑफ मोल्स तीनों के निकाले। अब इस डाटा से हम आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहली स्टेप क्या थी, हमने क्या किया था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन या मास परसेंटेज को कन्वर्ट किया था ग्राम्स में। अब हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया है, ग्राम्स को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे कि भाई ये जो मासेस हैं मैम ये तो हमें नहीं पता है, ये मासेस आपको पता करने भी नहीं है इन वैल्यूज तक। सिंपल एटॉमिक मास याद रखना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हमें रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस से डिवाइड करना है। तो अब 1.008 ग्राम्स हम कभी नहीं लेते, हाइड्रोजन का 1 सीधे सीधे याद रखते हैं, क्लोरीन का 35.5 याद रखते हैं। तो बस इतना ही डाटा रिक्वायर्ड है और आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, उस चीज़ की परेशानी बिल्कुल मत लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या निकाल लिया, अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, हमारी स्टेप नंबर 2 हो गई। चलो स्टेप नंबर 3 भाई अब क्या कहती है कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं ना, इनसे हमें सिंपलेस्ट नंबर निकालना है अब बाय डिवाइडिंग इट विद द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोला मैंने, जो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं इनको, नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या क्या आए थे, हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन के जो भी हमारे नंबर ऑफ मोल्स आए थे वो लिख लेते हैं पहले। तो देखो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स आया था 4.04, कार्बन का आया था हाउ मच, कार्बन का कितना आया था चेक करते हैं, कार्बन का आया था 2.02 एंड सिमिलरली क्लोरीन का आया था 2.02, यही आया था क्लोरीन का, यस 2.02, ठीक है। अब इसमें से जो लीस्ट दिख रहा है, सबसे छोटा क्या दिख रहा है हमें, सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल्स क्या दिख रहा है, 2.02 है ना, यही है ना। तो देखो इसको डिवाइड कर देते हैं, सारे ही नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स से, 2.02 2.02 2.02, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें अब जो मिलेगा वो है होल नंबर। क्या मिलेगा, होल नंबर। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दिया लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स से, फिर हमने होल नंबर रेशियो निकाल ली। क्या निकाल ली भाई, होल नंबर रेशियो। ये जब कट होगा तो हमें यहाँ पर 2 मिल जाएगा, यहाँ पर 1 टाइम जाएगा ये, और यहाँ पर भी ये 1 टाइम ही जाएगा, ठीक है, इतना चल जाएगा। तो
divide each of the mole values obtained above by the smallest number amongst them. मतलब ये जो जितनी भी मोल वैल्यूज हैं इनमें जो स्मॉलेस्ट था उस पर हमने क्या कर दिया भाई, उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया हमारी सारी मोल वैल्यूज को। समझ पा रहे हो आप? देखो ये स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूज करती है बच्चों को। ये जो ग्रीन में लिखे है ना बेटा, ये है हमारे नंबर ऑफ मोल्स जो हमने निकाले थे। फिर इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं, उनके आए हैं, एक का आया है 10, एक का आया है 5 और एक और का आया है 5। तो अब जब हम होल नंबर रेशियो निकालेंगे ना तो लीस्ट वाले से डिवाइड कर देंगे। जैसे 5 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया। 10 से क्यों नहीं डिवाइड किया? क्योंकि 10 तो ज़्यादा हो गया ना 5 से। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा फाइनली 2:1:1 सिंपल रेशियो मिल जाएगी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है, ठीक है। तो ये जो हमें मिल गया 2:1:1, ये क्या है, होल नंबर रेशियो है, लेकिन ये किस तरह की है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो जो पॉसिबल है। ये वो वैल्यू नहीं है जो हमें आगे हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगी, ये वो नहीं है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर वैल्यू है, ठीक है। चलिए अब इतना आ गया। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमें रेशियो मिलती है 2:1:1 फॉर हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन के लिए 2, कार्बन के लिए 1, क्लोरीन के लिए 1। तो हाइड्रोजन इज टू कार्बन इज टू क्लोरीन की जो रेशियो आ गई, क्या आ गई, 2:1:1। परफेक्ट, यहां तक सभी को क्लियर है? ये क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जिसमें हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं ये अरेंज्ड हैं। In case the ratios are not whole numbers, then they may be converted into whole numbers by multiplying with a suitable coefficient. कभी कभी ऐसा होता है कि whole number ratios नहीं मिलती हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि उसको whole number बना लेंगे, है ना। चलिए क्लियर है इतना? तो ये अभी तक हमें मिला है हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन की रेशियो 2:1:1। आगे देखते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, हाइड्रोजन इज टू कार्बन इज टू क्लोरीन की रेशियो आई थी 2:1:1। अब इसी से हम क्या लिख लेंगे भाई, इम्पियोरिकल फॉर्मूला। क्या लिख लेंगे, इम्पियोरिकल फॉर्मूला। देखो यहां पर जरा, write down the empirical formula by mentioning the numbers after writing the symbol of respective elements। तो हमारा empirical formula क्या बन जाएगा, C कितना है, 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो 2 लिखने की जरूरत है, बिल्कुल है। Cl 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारा बना है ना बेटा, ये बना है सिंपलेस्ट फॉर्मूला या स्केलेटन ऑफ द कंपाउंड, जिसे हम इम्पियोरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। यहां तक स्टेप्स क्लियर है? इसे हम क्या बोलते हैं, इम्पियोरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। चलो, CH2Cl is thus the empirical formula of the above compound। ये हमारी स्टेप नंबर 4 हो गई कंप्लीट। कितनी स्टेप्स देख लिए, 4 स्टेप्स देख लिए। सबसे पहले क्या किया था, परसेंटेज से ग्राम्स में किया था, उसके बाद ग्राम्स से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए थे, और नंबर ऑफ मोल्स से फिर हमने सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करी। सिंपलेस्ट रेशियो से अब हमने इम्पियोरिकल फॉर्मूला डिवाइस कर लिया है अपना, ठीक है। अब जो अगली चीज स्टेप नंबर 5 आती है वो होती है राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन इससे पहले अभी हमारा इम्पियोरिकल फॉर्मूला क्या आया है, हमारा इम्पियोरिकल फॉर्मूला आया है CH2Cl। इससे हम निकालेंगे हमारा, क्या बोला मैंने, इम्पियोरिकल फॉर्मूला मास। क्या 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 निकालेंगे मैम, इम्पियोरिकल फॉर्मूला मास, मतलब इस फॉर्मूले का मास। चलो ठीक है। तो कार्बन का कितना होता है भाई, 12, हाइड्रोजन 2, Cl एक ही है 35.5। तो क्या आ गया हमारे पास मास, चेक करेंगे 0.5 एज इट इज, और ये ग्राम्स में आएगा 5, 6, 7, 8, 9,
9 और 3 and 1 4, 49.5 ग्राम्स जो आया है ये आया है हमारा इम्प्योरिकल फॉर्मूला मास। 49.5 जो आया है ये क्या आया है, इम्प्योरिकल फॉर्मूला मास। क्लियर है इतना? चलो, तो अब यहां पर आप चेक कर सकते हो कार्बन, हाइड्रोजन H2 एंड Cl। तो इससे हमारा 49.48 या 49.5 इस तरह की आपको ऑलमोस्ट नियर बाय वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे कि यार ये इस तरह का डाटा तो हमें नहीं याद है, हमें तो केवल सीधा सीधा एटॉमिक मास याद है, वही रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये स्टेप 5 में हमने लिखा है, पहले सबसे पहले जो कैलकुलेट किया है वो है इम्प्योरिकल फॉर्मूला मास, हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब भाई इसका काम क्या है? इसका काम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। कैसे? देखो, अब जो हमारा इम्प्योरिकल फॉर्मूला मास हमने निकाला था ना, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? जो मोलार मास क्वेश्चन में गिवन था। देखो जरा, ये देखो क्वेश्चन में ये जो मोलर मास गिवन है 98.96, इसी से डिवाइड किया है इम्प्योरिकल फॉर्मूला मास। देखो 98.96 डिवाइडेड बाय आपका इम्प्योरिकल फॉर्मूला मास होगा। ये देखो 98.96 ये गिवन था क्वेश्चन में, और ये किस फॉर्म में गिवन था? मोलर मास के फॉर्म में। और अब हमने क्या कर दिया है? इसको इम्प्योरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दिया है। क्यों? टू गेट द वैल्यू ऑफ n। अब यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, यहाँ पर n वो नंबर है जिससे हम इम्प्योरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है इतनी? चलिए, तो जब हमने मोलर मास से इम्प्योरिकल फॉर्मूला मास को डिवाइड कर दिया तो हमें जो वैल्यू मिली है वो है 2। क्या मिला है भाई? 2। ठीक है, तो अब इस 2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे हम हमारे इम्प्योरिकल फॉर्मूला में। तो इम्प्योरिकल फॉर्मूला क्या था? CH2Cl। इसको n की वैल्यू से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे n विच इज इक्वल टू 2, तो हमें क्या मिल जाएगा? C2H4Cl2। और ये क्या है? ये है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट इज इट? दिस इज आवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और आप खुद से देखें, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने क्या बोला था कि ये तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इसी से हम इम्प्योरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे एटम्स को करके। मतलब कार्बन 1 टाइम्स, हाइड्रोजन 2 टाइम्स, क्लोरीन 1 टाइम्स, 2 से पूरा डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको ऐसे लिखा। तो ये है इम्प्योरिकल फॉर्मूला, लेकिन ये है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि बता रहा है एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स कितने हैं हमारे फॉर्मूले में। परफेक्ट, समझ आया आपको डिफरेंस? पूरी चीज हमने कंक्लूड कर ली है कि इम्प्योरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। सही बात है? ठीक है, तो इस तरह से पूरा प्रोसीजर होता है। और एक चीज और, अगर आपको लिखना है इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लिखना हो तो लिख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्योंकि हमने यही तो किया है। एम्पिरिकल फॉर्मूला में n की जो भी वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। करेक्ट? ठीक है, तो चाहो तो इसको लिख सकते हो, देख लो इसे। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इजी सा क्वेश्चन है, फिर जो अच्छे क्वेश्चन है हम डीपीपीज में कवर कर लेंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग is the possible case for
मॉलिक्यूल फॉर्मूला वेट। थोड़ा सा रिफ्रेम करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल केस फॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला for the given compound C12, H36 and O12। इस तरह से आप ले सकते हैं। या आपको जो है कंपाउंड दे दिया है, इसका पॉसिबल एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है, ऑप्शंस हैं आपके। ठीक है, ट्राई करेंगे क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल केस फॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर द गिवन कंपाउंड। ये हमारा कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कंपाउंड हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिंपलेस्ट रेशियो दिखाता है जो भी हमारे एटम्स हैं उनकी। ठीक है, तो इस केस में सिंपलेस्ट रेशियो कौन सी दिखा रहा है, C12 H36 O12। 12 से ही अगर डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा C12H, लाइक C12 है, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, CH3O। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी विल बी द प्रोबेबल या पॉसिबल एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड। ठीक है, इस तरह से ये एक सिंगल स्टेप क्वेश्चन हो गया आपका। ये तो बहुत इजी था। और इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं नीट में भी, आपको बोल देते हैं या तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करो या एम्पिरिकल फॉर्मूला दे देते हैं और बोल देते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो, और आपको मोलर मास दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, तो गाइस आज के लेक्चर के लिए अब इतना ही, बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, magnetbrains.com पर जब आप जाएंगे तो आपको जितना भी कंटेंट है, जो भी कोर्स एक्सेस करना है, सब सीक्वेंशियली अरेंज्ड मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के। आपको कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, CBSE इंग्लिश, CBSE हिंदी, UP बोर्ड, IIT JEE कॉम्पिटिटिव लेवल प्रिपरेशन, नीट एग्जामिनेशन जैसे कोर्सेज यहाँ पर इजीली अवेलेबल हैं। CUET, ओलंपियाड, NTSC, ऑल ऑफ दीज, आपको जिस भी एग्जाम की, जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करनी है, बी इट योर बोर्ड्स या कॉम्पिटिटिव, आप सिंपली magnetbrains.com पर जाएंगे और उस पर टैप करेंगे। टैप करने पर आपके सामने ये विंडो खुल जाएगा। जैसे मैंने नीट के ऊपर टैप किया है तो आपके पास नीट के कोर्सेज फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विथ फाउंडेशन कोर्सेज का टैब ओपन हो गया है। अब मान लीजिए आपको केमिस्ट्री का कंटेंट देखना है, चैप्टर्स देखने हैं या DPP सॉल्यूशंस देखने हैं, तो आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे एंड आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसी में अब आपको क्या सब मिलेगा, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ PDF अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। देन
एट द सेम टाइम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आपको सिंगल विंडो में इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एंड अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ते हैं, कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, रेगुलर हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर कंटेंट के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है, along with 100% फ्री कोर्स विदाउट एनी चार्ज, है ना। ऐसा नहीं है कि 2-3 वीडियोस चली और फिर हम आपसे सब्सक्रिप्शन के लिए बोलने लगे, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। एक्सक्लूसिवली फ्री कंटेंट है, along with इफेक्टिविटी, इफेक्टिव कंटेंट है, और क्या है साथ में, फ्री है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, रिलेटिव्स को बताएंगे, ताकि वो भी घर बैठे अपने किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, चलिए, पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अदरवाइज यू विल मिस योर लेक्चर्स, और ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।